नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, बहुत से मुद्दों पर जबलपुर से जब बात होती है तो इस शहर की एक ऐसी पहचान की भी बात होती है जो यहाँ रहते हुए जिन्होंने कुछ सीखा और आगे जाके अलग अलग शहरों में अपना नाम भी कमाया। हमारे साथ हैं बृजकिशोर तिवारी जी, हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों, बता दें कि हम दोनों पत्रकारिता से जुड़े थे और हम वही पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते करते आज आप तक हैं। और बृजकिशोर तिवारी, जिन्हें हम लोग बीके तिवारी कहते हैं, ये आज फिल्मों, टीवी सीरियल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तिवारी जी, हम स्वागत करते हैं दर्शकों की तरफ से भी। और ये जो शुरुआत हुई थी इसी शहर में बतौर पत्रकार, फिर एकदम से आपने ये एक नया रूप कैसे लिया? पहले तो मैं गंगाचरण मिश्रा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये हमारे सीनियर थे पत्रकारिता में, हम इन्हीं से सीखते थे और डांट भी खाते थे। एक्चुअली पंडित जी, ये था कि आपको सच बात बताता हूं। मेरी माता जो स्वर्गीय रमा तिवारी जी थी, वो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, साठिया कुआं में रहते थे, तो अम्मा बोलती थी सहेलियों से अपनी कि हमारा राजू बड़ा होकर राजेश खन्ना बनेगा। वो एक क्रेज होता है उस समय महिलाओं में। अब अम्मा तो ऐसे ही कहती थी, वो हमारे बीच कहीं यहाँ पे रोपित हो गया था। तो मैं वायुसेना में गया, तो वहां भी मैं नाटक नौरे और वो एयरफोर्स डे और ये सब में जुड़ गया। और फिर वहां से मैंने रिटायरमेंट लेके आया तो आपके साथ जुड़ गया। हाँ, पत्रकारिता में। हाँ, पर कहीं ना कहीं मेरे को वो थी कि आई हैव टू बी बिकम एन एक्टर। तो अब कैसे बने? तो मैंने ये सोचा कि मेरा तो कोई बंबई में है नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले जबलपुर में पत्रकारिता करते हैं, फिर धीरे से भोपाल में लग जाएंगे, फिर भोपाल से दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली से बंबई चले जाएंगे। और बंबई में जाके बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लेंगे हम इंटरव्यू, कहेंगे साहब हमें एक्टिंग का मौका दे दो। तो दोस्तों, एक पत्रकार किस तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ चलता है। बाबू मोशाय, राजेश खन्ना जिसके जीवन में एक बीज बन के थे, माँ ने कहा कि मेरा राजू राजेश खन्ना जैसा है, और फिर वो यात्रा शुरू हुई। वो बीजारोपण हो गया पंडित जी। बीजारोपण हो चुका। फिर बंबई में तो बड़ा स्ट्रगल है। हाँ साहब, जो मैंने सोचा था कि इस तरीके से मैं करूंगा, तो मैंने आपके साथ जबलपुर में काम किया, उसके भोपाल में सनत जैन से जुड़ गया, फिर दिल्ली में दिल्ली प्रेस से जुड़ गया, फिर दिल्ली प्रेस से मैं बॉम्बे में ब्रिट्स में जुड़ गया, ब्रिट्स का संवाददाता बन गया मध्य प्रदेश का। वहां फिल्मी पन्ना भी देखने लगा करंजिया का, पर साहब किसी ने घास नहीं डाली। अंत में मुझे समझ में आया कि व्यक्तिगत स्ट्रगल करने से ही कुछ होगा। तो कुछ दिन तक मैं धर्मेंद्र साहब के बंगले के बाहर खड़ा रहता था कि ये निकलेंगे तो मैं काम मांगूंगा। अब आप हंसेंगे मेरी स्टोरी पे, आज जिंदगी में पहली बार मैं रिवील कर रहा हूं भाई। तो मैं धर्म साहब के बंगले के बाहर खड़ा रहता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन वो सिक्योरिटी वाले को लगा कि ये चोर है। तो बोले अगर कल आए की कर रहा है, बोले कल आए तो इसको पकड़ ही लेना। वो धर्म साहब ने बोला होगा। अब वो 5वें दिन मैं गया, वहीं बैठ गया कुछ फोटो लेके, उसने पकड़ी का अंदर ले गया। अरे मैंने बोले साले 5 दिन से तुम यहाँ बैठे हो। अरे मैंने साहब एक्टर बनना चाहता हूँ। तो वहां से धर्म साहब निकल रहे थे, तो मैंने साहब बोले ये यही आदमी है जो लड़का है जो 5-6 दिन से। बोलो हाँ साहब। बोले मैंने कहा मैं एक्टर बनना है। तो बोले मैं एक्टर तेरे को बनाऊंगा? एक्टर डायरेक्टर्स बनाते हैं, आज छोड़ रहा हूं, कल से यहाँ दिखना नहीं। ये मेरी स्टार्टिंग थी। तो मैं वहां से भाग गया, फिर कभी गया नहीं मैं जू तरफ। फिर ये हुआ कि साहब मैं जबलपुर आ गया, फिर जाता रहा, स्ट्रगल करता रहा। तो उस समय हार्ड कॉपी चलती थी, फोटोग्राफ दिए जाते थे। अब आजकल तो सब डिजिटल हो गया। तो मैं 20-20, 25-25 फोटो लेके एक प्रोडक्शन हाउस में जाता था और विभिन्न एंगल से अपनी फोटो की, मैं पुलिस वाले में अच्छा लगता हूँ कि न्यायाधीश में अच्छा लगता हूँ, क्या देता था। ऐसे एक बार और एक घटना हुई कि किसी ने बताया कि सब चांदनी बार बन रही है। तो बन भी गई, हम खोजते रहे, पता नहीं चला। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ पहला काम कैसे मिला। तो मायापुरी एक किताब आती थी पंडित जी, अगर आपको याद हो, तो उसमें इंटरव्यू के बाद एक्टरों के पते लिखे रहते थे। तो मधुर भंडारकर की एक स्टोरी छपी, उसके नीचे उनका पता लिखा था, बांद्रा का। मैं भागा अपना वही मेल से बंबई और सवेरे सवेरे उस पते पे पहुंच गया। मैं सोचा उनका ऑफिस होगा, वो था उनका घर एक कुलिया में अंदर जाके। तो मैं गया, मैंने नॉक किया, हमने कहा सर मधुर भंडारकर जी हैं क्या?
तो एक बुजुर्ग निकले, उन्होंने बोले मदर भंडार का नहीं, मैं उनका बाप हूँ, बोलो। मैं डर गया, मैंने कहा मैं गलत आ गया सर घर। नहीं बोले आ जाओ आ जाओ। उन्होंने बड़े अच्छे से बिठाला, चाय पानी कराई, ताई भी थी। बोले क्या है बेटा? हमने कहा मैं पत्रकारिता और लेखन करता था और मुझे एक्टर बनने का बड़ा शौक था, तो मैंने कहा सर से मिल लूं। तो उन्होंने वहीं से मधुर को फोन लगाया। एक सज्जन आए हैं मध्य प्रदेश से भाग के, चाहे एक सीन दो पर इनको देना। नेक्स्ट डे मैं सेट पे पहुंच गया तो सत्ता फिल्म चल रही थी, वो रवीना टंडन की। तो मैं सोचा ये बड़े खुश होंगे, इनके पिताजी ने फोन किया। मधुर साहब ने ऐसा देखा कि जैसे साला कोई गुंडा आ गया कि मैंने मेरे बाप के पास पहुंच कर रिकमेंडेशन कर। और वो तो सब सडन हुआ, मैंने तो जाना भी नहीं था। अब आ गए हो तो ठीक है, वहां खड़े हो जाओ, इसको मौलाना की टोपी पहनाओ, दाढ़ी लगाओ। मैं बड़ा खुश। इतनी देर में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि साहब वो जब मैडम आएंगी तो आपको कहना है सब आपकी मेहरबानी है। तो मैंने वो घुमाने वाले फोन से अपनी वाइफ को फोन किया, अरे मैंने शिखा डायलॉग भी मिला है। अच्छा साहब 1-2 घंटे बाद रवीना टंडन जी आई। मैं तो पागल हो गया, पहली बार एक्टर देखा। उन्होंने कैसे हैं मौलाना साहब? मैंने कहा सब आपकी मेहरबानी हो, मैं ऐसे ही रह गया। उन्होंने डांटा, हाय हाथ नीचे कर। अरे सॉरी मैं उनको देखने लगा। ये थी मेरी शुरुआत। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ आन की और भी 3-4 फिल्में की, और फिर मैं ये समझ गया कि ये सब रिकमेंडेशन और इन सब से आपका भविष्य नहीं बनने वाला। तो फिर मैं लग गया स्ट्रगल में। फिर राम गोपाल वर्मा, तो यश राज, तो ये वो करके यात्रा चल पड़ी। अभी एक बहुत अच्छी फिल्म आई कटहल, हाँ उसमें भी आपका रोल था, और ये फिल्म काफी हिट हुई नेटफ्लिक्स में। हाँ नेटफ्लिक्स में। तो कटहल में आपका जो रोल था वो एक ढाबे वाला, हाँ वो लोगों ने बहुत सराहा। जी जी जी। तो उस फिल्म को कैसे हासिल किया? वो सर एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे यहाँ एंटी कास्टिंग करके एक वो है कंपनी जो कास्ट करती है, और एक कास्टिंग बे है, 2 वहाँ की मैंने। तो कास्टिंग बे से मुझे फोन आया कि सर आपको बुंदेली आती है क्या? हमने कौन या कह रहे हैं। अच्छा, माने बुंदेली काम आ रही है? तो मैंने बोल दिया। कहने आप कौन सी भाषा बोला? मैंने सर बुंदेली। हम बुंदेली है क्या? बोल रहे यार हम हटाई दामों के तो आए। तो वो डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये कौन एक्टर है। तो उन्होंने कहा आप आ सकते हैं स्टूडियो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो मेरे को लगा ये कटहल नाम की क्या बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म होगी। बोले नहीं सर नेटफ्लिक्स के लिए। तो मैंने कहा सर करूंगा। तो बोले यार 2 सीन है तिवारी और बहुत मस्त है, कर लोगे? हमें हो। तो वहां गए सर, वो फाइनल हो गया वहीं। फिर हम लोगों ने वहां शूट किया। उसका एक डायलॉग लोगों को बड़ा याद आता है कि पुलिस वाले आके पूछते हैं कि क्यों वो लाल रंग की गाड़ी यहाँ आई थी? तो मैं जलेबी देखते देखते बता नहीं आई। पुलिस वाले बोलते क्यों, तुमको कैसे मालूम कि नहीं आई? तुम तो यहाँ पे जलेबी बनाते रहते। हम कह रहे साहब हम बुंदेली आदमी यहाँ है, हमारी एक आंख रहते जलेबी की कढ़ैया पे और एक आंख रहता हमारी सड़क पे। हम सीसीटीवी है साहब, नहीं गई कहते ही तो नहीं गई। तिवारी जी बहुत सारी चीजें, फिल्म, टीवी सीरियल में भी आपने काम किया। तो टीवी सीरियल्स में काम करते हुए आपको क्या लगा? देखिए साहब, टीवी सीरियल पे आप काम करते हैं तो मैं शायद मेरे साथी गुस्सा हो जाए, उसमें मैं एक्टिंग की वरीयता नहीं देखता। टीवी सीरियल हम लोग इसलिए करते हैं कि उम्र दराज एक्टर हैं, महीने में 20 दिन 22 दिन काम मिल जाता है, 9 से 9 जाते हैं और कुछ लाख रुपए महीने की आपकी तनख्वाह रोलिंग में बन जाती है कि साल 1.5 साल 2 साल चलता है वो। तो वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। पर अगर आपको एक्टिंग दिखानी है तो फिल्म भी नहीं है, सिर्फ ओटीटी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एक्टिंग जिसको कहते हैं, चाहे जिसमें नवाज साहब हैं या अपने त्रिपाठी जी हैं, ये लोग जो कर रहे हैं ये बात ही अलग है साहब। तो वहां पे एक्टिंग का इतना नहीं है, मैं नहीं समझता। वहां पे महिला ओरिएंटेड होते हैं सीरियल, पुरुषों को करने के लिए बहुत कम होता है। 2 महिलाएं लड़ रही हैं, आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो। हाँ, इसके पैसे मिलते हैं। महिलाओं को लड़ाना और आपको केवल बीच में एक परिवार के या तो मुखिया की जिम्मेदारी सौंप दी, या ज्यादा हुआ तो माली का काम बता कुछ भी फूल वूल सजाओ, ये करो। आप बोलेंगे नहीं। बहरहाल तो उस मुद्दे पे ना जाए, लेकिन फिल्मों में जिस तरीके से एक खास राज्य या बोले कि खास प्रदेश के लोगों की और ज्यादा कुछ पूछ परख है। मध्य प्रदेश से अगर बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश से देखें तो वहां भी क्या कुछ अलग अलग तरह की गिरोहबाजी है? सर ये जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है तब से वहां पे
दो लॉबी हैं, एक खान लॉबी और एक पंजाबी लॉबी। आपको तो मालूम है, देवानंद साहब से लेने, ईश्वर की कृपा से देवानंद साहब से भी मेरी, आप बोलेंगे मेरे से बहुत बड़े थे, पर बड़ी अच्छी मित्रता थी। मैं एज ए राइटर वहां गया था, तो जब भी होते थे वो किसी न किसी स्क्रिप्ट पे मुझसे बोलते थे तिवारी इसको डेवलप कैसे करना है, और मुझे 2 टाइम खाना मिल जाता था, इज्जत मिलती थी, देवानंद साहब सामने बैठे तो मैं उसको डेवलप करता था। तो आप देखेंगे 2 ही परिवारों ने 1947 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाया और कमाया। अब ये हो गया है कि इन लॉबी से ही अगर आप जुड़े हैं तो आप सफल एक्टर हैं, और नहीं तो फिर आप जो स्ट्रगल करके जो आपके हिस्से का ईश्वर देता है वो कैरेक्टर आप करते रहिए, अपना नाम कर लीजिए, पर उस सफलता की ऊंचाई पर आप नहीं पहुंच सकते जब तक इन पर्टिकुलर गैंगों से आप जुड़े। अभी तक आपने जितने रोल किए हैं उनमें किसी एक रोल पे तो आपको अपने आप पे गर्व हुआ होगा कि ये बहुत अच्छा हो गया। जी हाँ, वो बालाजी टेलीफिल्म की थी डर्टी पिक्चर, उसमें विद्या बालन जी के साथ काम किया था। थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था, पर डायरेक्टर ने मुझे देखा और बोला अरे ये तो मुत्थू दिख रहा है, साउथ इंडियन नहीं दिख रहा है, इसको कोई मेकअप वेकअप करने की जरूरत है, इसको बुला लो। तो वो जो हमने काम किया था उसमें एक मुत्थू, जब आई मीन टू से विद्या बालन जी बहुत गरीब हो जाती हैं अपने कैरेक्टर में, तो मेरे पास आती है, मैं पोर्न फिल्म मेकर हूँ उसमें तो फिर मैं उनके साथ उस तरीके का सलूक करता हूँ, वो बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। तो साउथ इंडियंस बोलने में हिंदी का टच देख के बोलना पड़ा। नहीं सर, उसमें बड़ा अच्छा है कि आपको वो हिंदी में एक आदमी समझा देता कि आप गुस्सा हो रहे हो, कि आप हंस रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, और टोन बता देता है। फिर जब पीछे से डायलॉग चलते हैं तो हम लोग उसमें ABCD बोलते हैं, ABCD ऐसा। अच्छा, माने डबिंग कुछ और होती है। हाँ, फिर वो बाद में साउथ में जाके डब हो जाता है। अच्छा, एक और बात, अब बात तो बहुत है, क्या है हमारे आपके जो रिलेशन है जिस तरीके से हैं बतौर पत्रकार रहे, पत्रकारिता के फील्ड में और अभिनय के क्षेत्र में, दोनों में कुछ समानताएं तो हैं, संघर्ष वही है। संघर्ष वही है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉबी से जुड़े बिल्कुल या आगे बढ़े। बिल्कुल। देखिए, आप को बहुत अनुभव है पत्रकारिता का, और मैं उस क्षेत्र में हूं भी नहीं तो मैं उस क्षेत्र के लिए बोलूंगा भी नहीं। सभी पूजनीय आदरणीय हैं, सभी साथी हैं, पर हाँ साहब, बगैर स्ट्रगल के कुछ नहीं। मुझे कुछ चीजें याद हैं, बहुत लोग बहुत चीजें बताते हैं। मैं बता सकता हूं कि मैं 1 हफ्ते 10 रुपए के चने और 10 रुपए की मूंगफली खा के बम्बई में दिन भर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने अपनी पत्नी के सोने के तकरीबन 8-10 तोले के गहने बेच दिए, और मैं जाता था। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है पंडित जी, अगर आप में नकारात्मकता और रिजेक्शन सहने की क्षमता नहीं है तो आप एक्टर कभी नहीं बन सकते। ये तो सबको दिखता। तिवारी ने 80-90 फिल्में कर ली, 300 सीरियल कर लिए, 15 OTT कर ली, 20 विज्ञापन कर लिए, ठीक है, पर कितनी जगह से वो भगाया गया, कितनी जगह से वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद भी और कितने बार वो अकेले दीवारों के साथ बैठ के रोया है कि क्यों मैंने जबलपुर छोड़ा। इन चीजों को जो सह के आगे निकल गया पंडित जी, फिर मोहम्मद देवी उसे गले लगा ली। अभी तो बहुत आगे निकल गए हैं आप। आपकी फोटो इस्लामाबाद से चल रही है। अरे हाँ, वो अच्छा आपने याद दिलाया। मेरे कई मित्रों ने मुझे शिकायत की कि मेरे एक थानेदार की फोटो पाकिस्तान से जो स्कैमर है वो यूज कर रहे हैं, और वो मेरे को पुलिस वाला बता के वो लोगों से डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो दोस्तों, हम बता दें कि ये BK तिवारी जी हैं, और इंस्पेक्टर के रोल में कई फिल्मों में भी आप दिखे हैं, कई सीरियल्स में भी आए हैं। तो डिजिटल अरेस्ट वाली तिवारी जी की से आज बात हो रही है, जो कि लगातार कई बार लोगों को एक तरीके से फोटो आती है इस्लामाबाद से और धमकाते हैं। वो फोटो इनकी होती है लेकिन धमकाने वाला कोई और है। तो क्या कहीं जुड़े हैं आपके तार इस्लामाबाद से? पंडित जी बहुत ही सटायर करते हैं, सब जो इनको जानते हैं वो जानते हैं। वो इतना से बात है कि उन्होंने एक इंडियन फेस चाहिए था उनको, पुलिस ऑफिसर्स का, स्कैमर को। अब इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, ये मेरे को नहीं मालूम, कि उनको मेरा ही फोटो पसंद आया, और आज 5 साल से वो मेरा फोटो लगा के पाकिस्तान से 92 नंबर से इंडिया में फोन कर रहे हैं, चाहे जिसको कि हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया और ये वो, और मेरी फोटो दिखा के पैसे वसूल रहे। इसका पाप मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं दूर दूर तक उनके साथ नहीं हूँ। अच्छा, इसकी आपने कंप्लेंट की है? हाँ, मैंने इसकी कंप्लेंट भी की है, और फेसबुक पर मैंने डिटेल डाले हैं कि ये जो फोटो है ये मेरा है,
और इस स्कैमिंग गैंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत ही सिंपल एक साधारण सा आर्टिस्ट हूं और कुछ भी नहीं। दोस्तों, बीके तिवारी जी से बहुत सारी बातें करें और बहुत सारा इनसे कुछ जानकारी भी लें, लेकिन उसके पहले एक बात आपसे बता दें कि संघर्ष की उम्र बहुत लंबी भली हो, पर सफलता आपको एक दिन मिलेगी जरूर, और वो सफलता बीके तिवारी जी ने हासिल की है और जबलपुर का नाम भी रोशन किया है। आने वाली कौन सी फिल्म है आपकी? पंडित जी, अभी एक सबसे चर्चित फिल्म आ रही है परेश रावल जी के साथ, द ताज स्टोरी। इसको विदेशों में बड़ा सराहा गया और कई प्राइजेस मिले हैं, और ये 29 सितंबर को शायद रिलीज हो रही थी। आपने बताया था उसमें गाइड का रोल आप। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो आगरा में गाइड होते हैं ताजमहल घुमाने वाले, उनका मैं एक सीनियर मेंबर हूँ, और मुझसे एक और सीनियर है, वो है परेश रावल जी। तो उसमें एक संघर्ष दिखाया गया कि परेश रावल जी को कहीं से ये ज्ञान हो गया है कि ये जो ताजमहल है ये शिवालय है, और मैं उनको इसलिए लड़ रहा हूं कि तुम अपना शिवालय वालय बंद करो यार। ताजमहल के नाम से हम लोग 5 पीढ़ियों से लोगों को गाइड बन के कमा रहे हैं। तुम शिवालय बना दोगे, पंडितों का राज हो जाएगा, हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो दोस्तों, फिल्मों के जरिए कुछ मैसेज, कुछ संदेश अलग तरीके से समाज में पहुंचते हैं। बीके तिवारी जी हमारे साथ आज इस स्टूडियो में थे, चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋणी हूं पंडित जी आपका, तब भी जब पत्रकार था और आज भी। थैंक यू वेरी मच।